देखिए, अपने सरल व्यक्तित्व और देश सेवा की भावना से माननीय मंत्री जतिन प्रसाद, जिन्होंने हमेशा से ही जनता के दिल में एक प्यार बनाए रखा है, और जब भी वो चुनाव के क्षेत्र में परीक्षा के तौर पर उतरे हैं तो उन्होंने हमेशा उसमें जीत हासिल की है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ वो मंच पर आएँ और 2 शब्द कहें अपने अनुभवों और ज्ञान को लेकर। हाँ जी, जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आपके लोकप्रिय और मुझे बताया गया है कि न्यूज़ नेशन यूपी का सबसे लोकप्रिय और वाइडली वॉच्ड चैनल है, और क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है कि श्री मनीष गरोला जी, जिनका मेरा और मेरे परिवार से काफ़ी पुराना रिश्ता निकला जब मैं इनसे परिचय हुआ, तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस अपने चैनल के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। यहाँ पर श्री भुवन भट्ट जी भी हैं और हमारे पुराने साथी मोहित भी हैं जो इधर से उधर चल रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो सभागार में उपस्थित हैं। सभी का मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके स्वागत और सम्मान के लिए। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ कुछ अवार्ड्स भी दिए जाएंगे जो लोगों ने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है, मगर उससे पहले मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमें भी अपने इस चैनल्स जो हैं वही माध्यम है जनता तक अपने विचार पहुंचाने का, अपने कार्य पहुंचाने का, और जो प्रधानमंत्री जी का कहना है ना कि परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, उसके साथ एक चीज़ और जुड़ गई है, वो है इन्फॉर्म। तो जो हम जो कार्य करते हैं उसका इन्फॉर्म तो आप ही करेंगे जनता को, और आपके चैनल द्वारा ही हम अपने कार्य को पहुंचा सकेंगे। और ये मेरा सौभाग्य मुझे मिला। आपने तो बड़ी बढ़ाई कर दी मेरी वो जो इंट्रोडक्शन में, मगर मुझे सौभाग्य मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में काम करने के, और प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में जब मैं वहाँ काम कर रहा था, और फिर मुझे प्रतिष्ठित सीट पीलीभीत लोकसभा से निर्वाचित होने का सौभाग्य मिला, वहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला। और यहाँ जो दायित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं दोनों, जिसका मैं राज्य मंत्री हूँ, वाणिज्य और आईटी। और यही आज के इस दौर के महत्वपूर्ण अंग हैं जो भारत को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि हम बताएंगे और बताना चाहते हैं आपके माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश को, कि खास तौर से आईटी जो क्षेत्र है, जो एक ज़माने में कुछ ही लोगों को जिस पे रुचि थी और जानकारी थी, वो आज जन जन तक पहुंच गया है और एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। भारत में करीब 80 करोड़ मोबाइल यूज़र्स, इंटरनेट यूज़र्स हो गए हैं। वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, और उसके ज़रिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम अपने देश को डिजिटली लिटरेट बनाएंगे। जो कहते हैं ना, एक डिजिटल डिवाइड होती है। डिजिटल डिवाइड ये होती है कि कुछ लोग तो बड़े महारत हासिल कर गए आईटी में और कुछ लोग पीछे चले गए, मगर ये सरकार और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी का यही संकल्प है कि जन जन तक आईटी रेवोल्यूशन का लाभ पहुँचे, और इस मोबाइल के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए, इस साइबर वर्ल्ड के ज़रिए जो विभिन्न योजनाएं हैं हमारी, वो सिर्फ चंद लोगों तक सीमित ना हो जाएं, वो गांव और धरातल तक पहुँचे। तो सबसे पहले जो इसके साथ अच्छाइयाँ भी हैं, और क्योंकि ये नया फील्ड है इसके साथ चुनौतियाँ भी हैं। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारा विभाग और तमाम, क्योंकि जो लोग गड़बड़ी करना चाहते हैं वो
कुछ नया सोच लेते हैं। तो सरकार भी पूरी तरीके से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग साइबर से स्पेस को अपनी बहुत सिक्योर कर रहे हैं। और साइबर स्पेस सिक्योर इसलिए करनी पड़ेगी कि पहले तो जब वॉरफेयर होता था ना, लड़ाई होती थी, वो सेनाओं की होती थी और हथियार की होती थी, मगर अब आने वाले समय में साइबर वॉरफेयर होगा और वो लोग डिसरप्ट करते हैं, जिससे हमारा इंटरनेट में जैसे बैंकिंग है, हमारे एयरलाइंस हैं, हमारे फ़ोन हैं, हमारा संचार है, हमारी कम्युनिकेशन है। तो इसको सिक्योर करने की एक बड़ी चुनौती है जो हम लोग मोदी सरकार में प्राथमिकता पे ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सिटीजन सिक्योर रहें, किसी उस चीज़ का शिकार ना बने। और आपके माध्यम से और आज भी हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे कि डिजिटल हाइजीन होती हैं बहुत सी चीज़ें, जैसे जब कोई मैसेज आता है बिना अनजान जगह का या ईमेल आती तो नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही आज के तौर में आपके वायरस आ सकता है। जो तमाम इतने सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं वो तुरंत अपडेट करना चाहिए ताकि कोई वो लोग सफल ना हो जाएं जो लोगों को ठगना चाहते हैं। खैर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आईटी के जरिए हम लोग अब कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर, जो एक बहुत बड़ी जो चिप होती है जिससे तमाम चीज़ों पे इस्तेमाल होती है, हमारी मेमोरी के, हमारे मोबाइल्स में, हमारी गाड़ियों में, अन्य टेक्नोलॉजी में, उसकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस और विशेषज्ञ आ रहे हैं भारत में और अगले 2 दिन वो कॉन्फ्रेंस चलेगी। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास यही है कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, मगर अब जो प्रायोरिटी सेक्टर्स होंगे, चाहे वो कॉमर्स वाणिज्य में हो या आईटी में हो, कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस, दूसरों देशों पे निर्भरता कम करनी है, हमारी इकोनॉमी बढ़नी है और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण रोजगार, वो ये सरकार की प्राथमिकता है कि हम वो प्राथमिकताएं लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। और ये जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसमें योजनाएं तो बहुत हैं। स्मॉल स्केल या एमएसएमईज जो हैं आपके, जो 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई द्वारा होते हैं। तमाम लोग जो नौकरियां पाते हैं वो एमएसएमईज में ही दिए जाते हैं। तो इस सरकार में इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम्स, प्रोत्साहन के लिए, एक है प्रोडक्शन लिंक्ड, कि कुछ सेक्टर्स हैं, चाहे 14 हैं, जिसमें आप उत्पादन करेंगे मानकों के आधार पे तो सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी और प्रोत्साहन देगी। और अभी बजट में एक और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, रोजगार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अगर जो संस्थाएं हैं, अगर वो ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगी तो सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देगी। तो ईएलआईज भी हैं, पीएलआईज भी हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, तमाम ऐसी योजनाएं। और प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमदनी के जरिए दें। प्रयास यही है कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो। ये अमृतकाल जो है, जिस प्रधानमंत्री जी ने जिसका सपना देखा है, इसमें विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसकी पूर्ति हो। हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप ही वो माध्यम हैं जिसके ज़रिए हम जन जन तक पहुंचते हैं, और हर एक कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब उसके साथ जन सहयोग हो, जब उनमें बाकी लोगों का समर्थन हो। ये सिर्फ कागज़ों पे योजनाएं बना के दस्तखत करने से कोई योजना सफल नहीं होती। सफल तब होती है जब उसके लिए, सफल बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स, जिनके लिए वो योजना बनी है, जनमानस के लिए, आप जैसे चैनल्स के लोग जो उसका प्रचार प्रसार और सही ढंग से उसको जनता तक इन्फॉर्म करने की भूमिका निभाते हैं, और जो लोग बनाते हैं योजना, तो सभी को साथ लेके चलें, तब जाके योजनाएं सफल होती हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज ये भी बताने के लिए कि ये 100 दिन सरकार पूरे करने वाली है,
और इन 100 दिन में मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आउटले, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कहते हैं, वो ऑलरेडी पारित कर दिया है। जैसे उदाहरण के तौर, अरे जोर से ताली बजाइए, कोई मामूली चीज नहीं है। अन्य सरकारों में 100 दिन में तो बाबू लोग लिखा पढ़ी करके योजनाएं तैयार करते थे। यहाँ 100 दिन के अंदर 2 लाख करोड़ का आउटले सैंक्शन हो चुका है। जो मैं उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ, 50,000 करोड़ का जो कैबिनेट ने फैसला लिया, 8 इंडस्ट्रियल हाई स्पीड कॉरिडोर्स। ये जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, देश वही विकसित हो सकता है और आगे बढ़ सकता है जहाँ आने जाने की व्यवस्था हो, जहाँ कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी हो, और वो जगह कोई झांकने भी नहीं जाता जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होती। ना वहाँ टूरिज्म बढ़ सकता है, ना वहाँ उत्पादन बढ़ सकता है, ना वहाँ का कुछ भी वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। और 36,000 करोड़ के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, उसमें एक योजना है जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनाने की, वो भी पिछले कैबिनेट मीटिंग में सैंक्शन हो गई हैं। अब ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ क्या हैं? ये आपने सड़क तो बना दी, अब सड़क बनाने में अगर सिर्फ बड़े लोग और बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी तो जनता को अगल बगल क्या फ़ायदा होगा। मगर अगर आप ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ चिन्हित करके इन कॉरिडोर्स पे बनाएंगे तो उन सिटीज़ में पहुंचने के लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि ये हाईवेज़ हैं। और सिटीज़ के साथ वहाँ पे जो ज़मीन होगी वो बड़े इन्वेस्टमेंट वालों को दी जाएगी। जब वहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फ़र्ज़ किया तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में, तमाम हम बुंदेलखंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट एरियाज़ बना रहे हैं, तो वहाँ जब इन्वेस्टमेंट होगा, एक फैक्ट्री लगेगी, उसके साथ वहाँ लोग काम करने आएंगे, तो जो आप सोच भी नहीं सकते, शिक्षक और शिक्षण संस्थान वहाँ खुल जाएंगे। वहाँ इसलिए खुलेंगे कि वहाँ पे उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। वहाँ बाय प्रोडक्ट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं छोटे, वो बनाने की फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी। वहाँ टूरिज़्म की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जहाँ जिसकी जो उपलब्धता है, कहीं कहीं ये इंडस्ट्रियल सिटी वहाँ ले जाते हैं जहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हों, ताकि वहाँ के बच्चे वहीं के वहीं पढ़ सकते हों। तो ये एक नए भारत की परिकल्पना है जो की जा रही है और हमारी आंखों के सामने की जा रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय में की जा रही है। ये जो निवेश हो रहा है, वो एक ज़माने में जब वो PSUs होते थे, पब्लिक सेक्टर, उनको कहा जाता था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत के मंदिर थे वो। मगर वो ज़माने अब ख़त्म। अब ये जो नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नए सेक्टर्स हैं, उस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो गैरोला जी, आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम नेता लोगों को माइक मिल जाता है ना, तो फिर रुकते नहीं हैं। और मैं भी अपने आप को, मैंने खुद भी असेस करना चाहिए। जब मैं नया नया राजनीति में आया था तो बोलना ही नहीं पसंद करता था, तो 2 मिनट में ही भाषण खत्म हो जाता था। अब जैसे जैसे चुनाव लड़ते गए हैं, भाषण की लेंथ भी बढ़ते चली जा रही है, तो वो मैं नहीं चाहूँगा। मगर मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे आगे और आमंत्रित करें। ये पहली बार किया है, और आज मैंने बताया ना, कल कॉन्फ्रेंस है तो मुझे जल्दी है, मगर मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़े सवाल हों, कुछ विचार हों, ताकि हमें भी कुछ सीख मिले कि जनता क्या चाह रही है, लोग किस दिशा में कार्य करना चाहते हैं, कहाँ फोकस किया जाए, कहाँ हमारी कमियां हैं जो दूर करनी होंगी। क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं, ये बूमिंग सेक्टर्स हैं। हम कॉमर्स में भी बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, UAE से हो गया है, UK और यूरोप से हो गया है। ये सब व्यवस्थाएं बदल देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ उपलब्ध होने लगेंगी जिनकी ज़ीरो ड्यूटी होगी। तो ये जो हम कभी सोचते नहीं थे, वो हमारी आंखों के सामने हो जाएगा। क्योंकि एक ज़माने में जब हमारी इकॉनमी बंद थी तो 2 ही मॉडल गाड़ियों के थे यहाँ, याद है ना आपको, फिएट और एम्बेसडर होती थी।
पॉलिसीज़ बदली, सब सुविधाएं भारत में आने लग गई। तो ऐसे ही मैं किसी और दिन आऊँगा, विस्तार से चर्चा होगी। आज मुझे बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपने विचार रखने का भी अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।